हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोमिस्तान। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए कौन से ऐसे फूड होते हैं जो उनको अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए, जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और उनके बेबी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनसे वो परहेज़ कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और किड्स रेसिपीज़ जैसे वीडियोस देखने के लिए मोमिस्तान को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू मोमिस्तान। तो एज़ पर एक्सपर्ट्स एंड रिसर्च ऐसे कोई भी खाने की चीज़ें नहीं होती हैं जिनसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को विदाउट एनी रीज़न परहेज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अगर उनके बेबीज़ को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वो सब चीज़ें खाएं जो कि उनके कल्चर्स में खाई जाती हैं। जो भी होम कुक फ्रेशली मेड फूड है वो उनके लिए अच्छा है एंड वो जितना मर्जी चाहें जैसे भी खाती हैं वो खाएँ। इसके अलावा सीजनल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़रूर से कंज्यूम करें। लेकिन एक चीज़ है जो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट से बाहर रखनी है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि है हाई मर्क्यूरी फिश। यानी कि जिन मछलियों में मर्क्यूरी केमिकल का लेवल ज़्यादा होता है वो आपके और आपके बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके बेबी के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ फिशेज़ में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी होता है जिन्हें आप कंप्लीटली अवॉइड करें ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग तो बेहतर रहेगा। बट कुछ फिशेज़ है जिनमें थोड़ी कम मात्रा में मर्क्यूरी होता है स्टिल, लेकिन हायर लेवल इनका भी होता है। बट आप इन्हें महीने में 2-3 बार खा सकते हैं। इस तरीके से कुछ फिशेज़ में मॉडरेट लेवल ऑफ मर्क्यूरी होती है जिनको भी आप ओकेजनली खा सकते हैं। वीक में 2-3 दफ़ा आप चाहे तो खा सकते हैं। एंड जिन फिशेज़ में बिल्कुल लो लेवल ऑफ मर्क्यूरी होता है वो होती हैं सेफिस, जिन्हें आप रोज़ाना भी चाहे तो खा सकते हैं या वीक में आप वंस और ट्वाइस गैप कर लें उसके बाद आप खा सकते हैं। लो मर्क्यूरी फ़िश या जिसमें मर्क्यूरी नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट फ़िश जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इसलिए प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को वो ज़रूर से कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन में करना चाहिए। यानी कि ओवर ईटिंग ऑफ फिश भी नहीं करना चाहिए ताकि आप सेफ़ रहें, उसके हार्मफुल पॉसिबल इफ़ेक्ट से आप बचे रहें। जैसे कि आप रोज़ाना खाने की बजाय बीच बीच में हफ्ते में 1 आध दिन का गैप कर सकते हैं, वैसे आप लें। दिन में 3-3 बार ना लें, दिन में 1 बार खाएं, वैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर ये काफ़ी सेफ़ है। सेकेंड चीज़ जो आप अवॉइड कर सकते हैं या आपको लिमिटेड कंजम्पशन करना है वो है अल्कोहल। अल्कोहल हो सके तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि अल्कोहल ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पास ऑन हो सकता है आपके बेबी को, एनी बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ओकेजनली अगर आप ले रहे हैं, कभी कदार किसी पार्टी में गए हैं या घर में कोई पार्टी है, ओकेजनली अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो आपके बेबी को नुकसान नहीं करना चाहिए। बस कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ड्रिंक लेना है तो पहले आप ब्रेस्ट फीड करा दें अपने बच्चे को, उसके बाद आप ड्रिंक ले सकते हैं। या अगर आपको एक से ज़्यादा ड्रिंक लेनी है तो आप 2 घंटे का कम से कम गैप रखें एक ड्रिंक से दूसरे ड्रिंक के बीच। तीसरी चीज़ आपको अवॉइड करनी है सर्टेन हर्ब्स। कुछ ऐसे हर्ब्स और मसाले, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि कहा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, उसको रिड्यूस कर देती हैं, जैसे कि पार्सले, मिंट वगैरह। लेकिन ये तब अफेक्ट करती है जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाए। तो मॉडरेशन में आप कम क्वांटिटी में कभी कभी खा रहे हैं, खाने में फ्लेवर के लिए थोड़ा बहुत डाल रहे हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे लेंगे, लगातार लेंगे, तभी आपके ब्रेस्ट मिल्क को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है कैफीन। कैफीन होता है चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट में, एंड कॉफ़ी में काफ़ी हाई मात्रा में कैफीन होता है। तो कैफीन करता क्या है? कैफीन भी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बेबी तक पास हो सकता है और वो आपके बच्चे को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि उसको सोने में दिक्कत आ सकती है या उसे फस्सीनेस वगैरह, चिड़चिड़ापन हो सकता है। छोटे बेबीज़ के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है अगर वो अच्छे से सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। इसलिए एक्सेस ऑफ कॉफ़ी, चाय या कैफीन वाली चीज़ें, एयरेटेड ड्रिंक वगैरह में भी कैफीन होता है, वो चीज़ें आप अवॉइड करें या फिर आप बहुत कम क्वांटिटी में लें। अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हैं चाय या कॉफ़ी, जैसे कि एक दिन में 1 से 2 कप अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके बेबी को हार्म नहीं करेगा, उतना सेफ माना गया है एज पर एक्सपर्ट्स। बट उससे ज़्यादा लेना अवॉइड करिए। प्लस अगर आप 2 कप कॉफ़ी एक दिन में ले रहे हैं तो उसके बीच में अच्छा खासा गैप रखें। एक अगर सुबह ले रहे हैं तो दूसरा शाम को लें, इतना गैप आप रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है चॉकलेट। चॉकलेट भी आपको लिमिटेड कंजम्पशन करना है। चॉकलेट बहुत टेम्पटिंग होते हैं एंड एज अ स्नैक बीच बीच में ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जो भूख लगती है उसमें चॉकलेट अगर वो मंच करती हैं तो वो आपको कट डाउन करना होगा। अगर आप खा भी रही हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाएं। एंड डार्क चॉकलेट में कैफीन वगैरह ज़्यादा होता है जो कि अगेन बच्चे को, ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करता है। आप उसकी जगह मिल्क चॉकलेट खा सकती हैं जिसमें कम कैफीन होता है, या फिर आप कम क्वांटिटी में ही चॉकलेट कंज्यूम करें तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है गैसी फूड या एसिडिक सिट्रस फूड्स। बहुत सी मदर्स को मना किया जाता है कि वो एसिडिक सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरे, नींबू, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, या फिर गैस कॉजिंग जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, मूली, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना कंज्यूम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल ये कंज्यूम करना बंद नहीं करना है अपनी डाइट से। आपको बस लिमिट करना है इनका कंजम्पशन, जैसे कि इसे ओवर ईट ना करें और आप रोज़ाना ना खाएं। हफ्ते में 1-2 बार खा रहे हैं एक गैस कॉजिंग वेजिटेबल तो उससे कोई
नुकसान नहीं है। तो सिट्रस फ्रूट्स में होता है हाई लेवल ऑफ साइट्रिक एसिड, जिसकी वजह से एसिडिक इन नेचर होते हैं, लेकिन हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है, इसलिए आप इन्हें कंप्लीटली अवॉइड करने की बजाय आप इन्हें वंस इन अ डे खा सकते हैं। एक ऑरेंज जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वंस इन अ डे खा सकते हैं। या फिर इन सिट्रस फ्रूट्स की जगह आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जिनमें विटामिन सी लोडेड होता है लेकिन वो साइट्रिक एसिड में लो होते हैं, जैसे कि गुआवा, पपाया एंड मैंगोज़। प्लस अगर आपके बेबी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब बेबी को कोई फसीनेस या गैस की या कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी भी चीज़ को खाने से, तो आपको कोई भी चीज़ रेस्ट्रिक्ट करने की अपने डाइट से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हों या ये सो कॉल्ड गैसी वेजिटेबल्स हों, ये आप बिल्कुल बिंदास खाएं। इसी तरीके से स्पाइसी फूड बहुत सी मदर्स को बिल्कुल मना किया जाता है। अगर आपके कल्चर में स्पाइसी फूड ही बनता है और अगर आप प्रेगनेंसी में भी खा रहे थे तब कोई परेशानी नहीं हुई, एंड अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं ना आपके बच्चे को, उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है स्पाइसी फूड खाने से, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्पाइसी फूड खाना या जो आपको अच्छा लगता है वो खाना। बट अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा सिम्टम दिख रहा है कि वो ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो ज़्यादा रो रहा है, उसे फसीनेस हो रही है, कॉलिक हो रहा है, जब भी आप स्पाइसी फूड कंज्यूम कर रहे हैं तब आप उसका कंजम्पशन जो है वो अवॉइड कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जिनसे बच्चों को फूड इंटॉलरेंस या एलर्जी हो सकती है। ये बहुत कम रेयर केसेस में है, बहुत ही कम बेबीज़ को ये प्रॉब्लम होती है फूड इंटॉलरेंस या एलर्जी की। मेरी डॉटर इज़ वन ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली, जिसको ये प्रॉब्लम हुई थी एंड अभी भी है थोड़ी बहुत। उन फूड की लिस्ट बताने से पहले मैं ये सिम्टम्स बताना चाहूँगी कि फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस के सिम्टम क्या होते हैं। तो अगर आपका बेबी एक्सट्रीमली कॉलिकी हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रोता है विदाउट एनी रीज़न, आप उसे बर्प कराते हैं, डकार दिन भर दिलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो कंसोल नहीं होता है, वो बहुत रोता है, चीखता है। प्लस अगर आपके बेबी में ब्लडी डायरिया हो रहा है, ब्लड आता है उसके स्टूल में, फ्रॉथी वाटरी स्टूल, म्यूकसी स्टूल पास होता है, या आपके बेबी के बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, एक्जिमा जैसी कंडीशन हो जा रही है, हाइव्स हो जा रहे हैं, ये सब एलर्जी के या फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं, आपको ध्यान देने हैं। अगर आपके बेबी में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड उनके साथ डिस्कस करके फिगर आउट करें कि आपके किसी फूड कंजम्पशन से ये प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है। कॉमन एलर्जी कॉजिंग या फूड इंटॉलरेंस कॉजिंग फूड्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, नंबर 1। तो बहुत से बेबीज को मिल्क में सीजन प्रोटीन होता है, उससे एलर्जी होती है, या फिर उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो ऐसे बेबीज मदर की डाइट में भी अगर मदर ले रही है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स तो उससे उनको परेशानी होती है। जो सिम्टम्स मैंने बताया वैसे सिम्टम्स हो सकते हैं एंड आगे चलकर उनको जब आप डाइट इंट्रोड्यूस करें तब भी आपको ध्यान रखना है, आपको 3 डेज कम से कम टेस्ट करके कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, या मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था 7 डेज टेस्ट करना इनाय के केस में, बिकॉज शी हैड डेयरी रिलेटेड इंटॉलरेंस। और जिन बेबीज़ को डेयरी रिलेटेड इंटॉलरेंस होता है मोस्ट प्रोबेबली उनको सोया से भी, यानी सोया जो होता है उससे भी इंटॉलरेंस के चांसेस होते हैं। तो सोया या सोया से बने प्रोडक्ट जैसे कि सोया मिल्क, सोयाबीन आपको अवॉइड करना। अगर आपके बच्चे में ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बेटर है कि आप डॉक्टर से डिस्कस करें, उसके बाद एक प्लान बनाएं कि कैसे आप अपनी डाइट में इस चीज़ को एलिमिनेट करें। इसके अलावा कुछ और कॉमन एलर्जी कॉजिंग फूड्स होते हैं जैसे कि पीनट्स हो गए, या फिर जिन चीज़ों में सीजन प्रोटीन होता है या ग्लूटेन होता है जैसे कि गेहूं का आटा जिनमें ग्लूटेन होता है, उससे भी बहुत से बेबीज़ को जो है इंटॉलरेंस या एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो आपको सिम्टम्स का ध्यान रखना है, जो सिम्टम्स मैंने बताया वो नज़र आ रहे हैं तो वो पॉसिबल रीज़न हो सकता है एलर्जी या इंटॉलरेंस का फ्रॉम स्पेसिफिक फूड। बट अदरवाइज अगर इस तरीके के सीवियर सिम्टम्स नहीं है, थोड़ी बहुत अगर गैस या कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है जो सेटल हो जा रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी तरह की डाइट रिस्ट्रिक्शन या डाइट एलिमिनेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बात का आपको और ध्यान रखना है कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, इसलिए कुछ बच्चों को किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है तो दूसरे को नहीं होगी। जैसे कि अगर स्पाइसी फूड हो गया या कोई भी पर्टिकुलर वेजिटेबल, कोई भी खाने की चीज़ है, उससे आपको नोटिस करना है कि आपके बेबी में अगर बार बार किसी एक चीज़ को खाने से उसके बिहेवियर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि वो जब भी आप वो कंज्यूम करते हैं वो बहुत फंसी हो जाता है, बहुत रोता है या बहुत गैसी हो जाता है, तो वो फूड जो है आप अपनी डाइट से अवॉइड कर सकते हैं, या कुछ दिनों के लिए आप अवॉइड करें, कुछ हफ्तों के लिए, उसके बाद वापस से आप अपनी डाइट में री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या अभी भी आपका बच्चे को उससे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। दोस्तों ये था वीडियो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कौन सी खाने की चीज़ है जिनको लिमिट करना या अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने मोमिस्तान पर किए हैं, या आपको ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशनल वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइस, प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड बेबी केयर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मोमिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें along with notification bell. Thank you so much for watching this video. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.